वेलकम टू एपी स्टडी जी का आज के इस वीडियो में लेकर आए षष्ठी पैडागोजी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में लोकतंत्र की अवधारणा कैसे प्रभावी ढंग से सिखाई जा सकती है कक्षा में लोकतांत्रिक सहभागिता द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चुनाव प्रक्रिया सिखाने की प्रभावी विधि क्या है कक्षा में मॉक चुनाव कराकर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत समझाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है स्थानीय पंचायत का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय शासन पढ़ाने का सर्वोत्तम आधार क्या है स्थानीय उदाहरण देकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में बाल संसद का उद्देश्य क्या है लोकतांत्रिक सहभागिता का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में नागरिक चेतना का अर्थ क्या है अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक न्याय का शिक्षण क्यों आवश्यक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समानता एवं न्याय की भावना विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शांति का शिक्षा का उद्देश्य क्या है सहिष्णुता और सहयोग विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहिष्णुता का अर्थ क्या है विभिन्न विचारों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहयोग का महत्व क्या है सामूहिक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में कालक्रम का क्या महत्व है घटनाओं के क्रम को समझने में। अगला प्रश्न है, इतिहास में कारण परिणाम संबंध क्यों पढ़ाया जाता है ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में केवल तिथियां याद कराना क्यों उचित नहीं है इससे अर्थपूर्ण ऐतिहासिक समझ विकसित नहीं होती। अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण में ऐतिहासिक स्रोतों का उपाय क्यों किया जाता है परिणाम आधारित समझ के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, इतिहास में शिलालेखों का अध्ययन किस प्रकार की जानकारी देता है तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जानकारी। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्मारकों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है अतीत को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में संग्रहालय का क्या महत्व है वास्तविक ऐतिहासिक वस्तुओं का अनुभव। अगला प्रश्न है, इतिहास में जीवनी विधि का प्रमुख लाभ क्या है व्यक्तियों के योगदान को समझना। अगला प्रश्न, इतिहास में तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या है विभिन्न घटनाओं या समाजों की समानता और भिन्नता समझना। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में काल्पनिक कहानी की तुलना में क्या अधिक महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक प्रमाण। अगला प्रश्न है, इतिहास में मौखिक इतिहास का क्या महत्व है समुदायों के अनुभव को समझना। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्थानीय इतिहास पढ़ाने का लाभ क्या है विद्यार्थी अपने परिवेश को इतिहास से जोड़ पाते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण में पुरानी तस्वीरों का उपयोग क्यों किया जाता है अतीत की दृश्य समझ के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में मानचित्र का उपयोग किस लिए होता है ऐतिहासिक स्थानों एवं क्षेत्रों को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में समय रेखा बनाने से क्या लाभ होता है घटनाओं का कालक्रम स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों को क्या सिखाते हैं स्रोतों की व्याख्या करना। अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का प्रमुख लाभ क्या है सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न, इतिहास में विवादित घटनाओं को कैसे पढ़ाना चाहिए विभिन्न परिणामों और दृष्टिकोणों के आधार पर। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में बहुदृष्टिकोण क्यों आवश्यक है संतुलित ऐतिहासिक समझ के लिए। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानचित्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है स्थानीय जानकारी समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में ग्लोब का उपयोग क्यों किया जाता है पृथ्वी के वास्तविक आकार एवं स्थिति को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्र भ्रमण का क्या लाभ है भौगोलिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करना। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में मॉडल का उपयोग किस लिए किया जाता है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में दिशा ज्ञान विकसित करने का साधन क्या है मानचित्र और कंपास। अगला प्रश्न है, भूगोल में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है अवधारणाओं को स्थानीय जीवन से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न, भूगोल में मौसम का अध्ययन किससे संबंधित है वायुमंडलीय दशाओं से। अगला प्रश्न, भूगोल में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन क्यों आवश्यक है पर्यावरणीय जागरूकता के लिए। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण में चित्रों का उपयोग किस लिए होता है
दृश्य समझ विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र शिक्षण में संविधान का क्या महत्व है? नागरिक अधिकारों और शासन की समझ के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र सिखाने का प्रभावी तरीका क्या है? लोकतांत्रिक गतिविधियों में सहभागिता। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में न्याय की अवधारणा कैसे स्पष्ट की जा सकती है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में समानता का शिक्षण किस मूल को बढ़ाता है? समान अवसर की भावना को। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या है? दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में संवैधानिक मूल्यों का क्या महत्व है? लोकतंत्र में नागरिकता के विकास में, लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मीडिया साक्षरता क्यों आवश्यक है? सूचना की विश्वसनीयता परखने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अफवाहों का विश्लेषण किस कौशल को बढ़ाता है? आलोचनात्मक मीडिया साक्षरता को। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए? विश्वसनीय स्रोतों के चयन के साथ। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में डिजिटल संसाधनों का प्रमुख लाभ क्या है? विविध एवं दृश्य अधिगम सामग्री उपलब्ध होना। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानवीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में राष्ट्रीय एकता कैसे विकसित की जा सकती है? विविधता में एकता के अध्ययन द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विश्व बंधुत्व की भावना कैसे विकसित होती है? वैश्विक मुद्दों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानव अधिकारों का शिक्षण क्यों आवश्यक है? गरिमा और समानता की समझ के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार पर्यावरणीय व्यवहार विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सतत विकास की अवधारणा क्यों पढ़ाई जाती है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की समझ के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में संसाधनों का संरक्षण कैसे सिखाया जा सकता है? स्थानीय संरक्षण गतिविधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किस प्रकार होना चाहिए? तथ्यात्मक और समाधान केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में गरीबी पढ़ाने का अच्छा तरीका क्या है? कारण, प्रभाव और समाधान का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में बेरोजगारी का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होना चाहिए? सामाजिक अध्ययन और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोणों दोनों से होना चाहिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या संबंधी समस्याओं की समझ। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रवास की अवधारणा कैसे समझाई जा सकती है? स्थानीय उदाहरण और मानचित्र द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में नागरिकरण पढ़ाने का प्रभावी साधन क्या है? शहर के विकास का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ग्रामीण जीवन पढ़ाने का लाभ क्या है? ग्रामीण समाज की वास्तविक समझ। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शहरी जीवन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? शहरी सामाजिक संरचना को समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में व्यवसायों का अध्ययन क्यों किया जाता है? समाज में श्रम विभाजन समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में श्रम का सम्मान कैसे विकसित किया जा सकता है? सभी कार्यों के समान महत्व को समझकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में लैंगिक भूमिकाओं का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऋण धाराओं को चुनौती देने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रूढ़वादिता का अर्थ क्या है? किसी समूह के बारे में स्थित सामान्य धारणा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पूर्वाग्रह बिना पर्याप्त आधार के बिना पक्षपाती धारणा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समावेशी कक्षा का अर्थ क्या है? सभी विद्यार्थियों को समान सहभागिता का अवसर देना। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है? अनुकूल एवं सुलभ शिक्षण व्यवस्था। अगला, समावेशी सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों के समान भागीदारी। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में कमजोर विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अतिरिक्त सहयोग और विविध गतिविधियां देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कैसे चुनौती दी जा सकती है? उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य देकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में भिन्न सीखने की गति वाले विद्यार्थियों के लिए क्या जरूरी है? लचीली शिक्षण रणनीति। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मातृभाषा का उपयोग क्यों उपयोगी है और धारणाओं को आसानी से समझने में? अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन में बहुभाषिकता को कैसे देखा जाना चाहिए, सीखने के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी की भाषा का सम्मान क्यों जरूरी है, आत्मविश्वास और सहभागिता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में संस्कृति विविधता का उपयोग कैसे किया जा सकता है, विभिन्न समुदायों के अनुभवों को सीखने में शामिल करके। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहयोगात्मक परियोजना का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पोर्टफोलियो क्या दर्शाता है, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, निर्धारित अवधि के अंत में उपलब्धि जानना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सतत मूल्यांकन का लाभ क्या है, निरंतर प्रगति की जानकारी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्व मूल्यांकन क्यों उपयोगी है, विद्यार्थी अपनी सीखने की स्थिति पहचानता है। अगला प्रश्न है, सहपाठी मूल्यांकन का लाभ क्या है, पारस्परिक प्रतिक्रिया और सीखने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना क्यों नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन सीखने में सुधार का साधन भी है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मौखिक प्रश्नों का उपयोग क्यों किया जाता है, तत्काल समझ जानने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता क्या है, निश्चित उत्तर या अस्पष्ट मूल्यांकन। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में खुले प्रश्नों का लाभ क्या है, स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न किस क्षमता को बढ़ाते हैं, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मक का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में क्यों और कैसे वाले प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, कलात्मक एवं तार्किक चिंतन के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में तथ्यात्मक प्रश्न किसे जांचते हैं, मूल जानकारी और स्मृति को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या जांचते हैं, तथ्यों के संबंधों को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अनुप्रयोग आधारित प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन आधारित प्रश्न किस क्षमता को जांचते हैं, तर्क संगत निर्णय क्षमता को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सृजनात्मक प्रश्न क्या विकसित करते हैं, नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अधिगम परिणाम क्या बताते हैं, विद्यार्थी शिक्षण के बाद क्या कर सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पाठ्य योजना क्यों बनाई जाती है, शिक्षण को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का पहला प्रमुख चरण क्या है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना में गतिविधियां क्यों रखी जाती है, सक्रिय अधिगम के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन पाठ्य योजना में पूर्ण ज्ञान का महत्व क्या है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण उद्देश्य कैसे होने चाहिए, अस्पष्ट, मापनीय और विद्यार्थी केंद्रित। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किस आधार पर होना चाहिए, उद्देश्य और विद्यार्थियों की आवश्यकता के आधार पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय सामग्री का उपयोग क्यों अच्छा है, सीखने को जीवन से जोड़ता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में श्यामपट्ट का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाता है, मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित लिखकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चित्र सामग्री का उपयोग किस लिए होता है, दृश्य और धारणाएं स्पष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में मानचित्र पढ़ाने से पहले क्या सिखाना चाहिए, दिशा, संकेत और पैमाने की मूल बातें। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानचित्र कौशल मूल्यांकन कैसे किया जाता है, स्थानों की पहचान और मानचित्र निर्माण से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में एटलस का उपयोग क्यों किया जाता है, विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी के मॉडल के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, ग्लोब को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समय रेखा किस प्रकार की सामग्री है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, जानकारी को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में फ्लैक्स कार्ड का क्या लाभ है, त्वरित पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में वृत्त चित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, वास्तविक घटनाओं का दृश्य अनुभव देने के लिए। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन मानचित्र आधारित प्रश्न किस कौशल को जांचते हैं? स्थानिक एवं मानचित्रित कौशल को। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में परियोजना के लिए विषय चुनते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थी की रुचि और स्थानीय प्रासंगिकता को। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का अंतिम चरण क्या हो सकता है? निष्कर्ष एवं प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सर्वेक्षण विधि क्या विकसित करती है? डेटा संग्रह और विश्लेषण कौशल। अगला प्रश्न, स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण किसका उदाहरण है? क्षेत्रीय अध्ययन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में साक्षात्कार विधि से क्या प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष अनुभव एवं मौखिक जानकारी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्नावली का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अवलोकन विधि का आधार क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में केस अध्ययन क्या है? किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति का गहन अध्ययन करना। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में अनुकरण गतिविधि का उद्देश्य क्या है? वास्तविक परिस्थिति का अनुभव कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समूह चर्चा का संचालन कैसा होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों की सहभागिता वाला। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक को चर्चा के दौरान क्या करना चाहिए? अपने विचार को अंतिम सत्य के रूप में थोपना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विद्यार्थी की गलत धारणा मिलने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न और प्रमाण द्वारा उसे पुनर्विचार का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रचनावादी शिक्षण का आधार क्या है? विद्यार्थी अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहायक और मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, रचनावादी सामाजिक अध्ययन कक्षा में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? सक्रिय ज्ञान निर्माता की। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना क्यों जरूरी है? नए ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अनुभव और अवधारणा का संबंध क्या है? अनुभव अवधारणा को अर्थपूर्ण बनाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहयोगात्मक अधिगम का आधार क्या है? छोटे समूहों में सहयोग। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहकारी अधिगम में शिक्षक क्या करता है? समूहों को दिशा और सहायता देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहपाठी शिक्षण का लाभ क्या है? विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चर्चा आधारित शिक्षण किस प्रकार की सोच बढ़ाता है? आलोचनात्मक और तार्किक सोच। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में समस्या आधारित अधिगम का प्रारंभ किससे होता है? वास्तविक समस्या से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समस्या आधारित अधिगम का अंतिम लक्ष्य क्या है? समस्या का तर्कपूर्ण समाधान। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में खोजप्रक अधिगम में विद्यार्थी क्या करता है? प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अनुभवात्मक शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? करके सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चिंतन का महत्व क्या है? अनुभव से अर्थ निकालने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहयोगी गतिविधियां किस सामाजिक कौशल को बढ़ाती हैं? सहयोग और संचार को। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में नेतृत्व कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? समूह गतिविधियों में जिम्मेदार देकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निर्णय क्षमता कैसे विकसित होती है? समस्या आधारित गतिविधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में संचार कौशल कैसे विकसित किया जाता है? चर्चा, प्रस्तुतिकरण और वाद विवाद द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक कक्षा का प्रमुख गुण क्या है? विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विद्यार्थियों की असहमति को कैसे लिया जाना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी को कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? उसके प्रश्न को सम्मान देकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देने की सीमा क्या है? विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता कम हो सकती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में व्याख्यान विधि का कब उपयोगी है? सीमित समय में व्यवस्थित जानकारी देने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रदर्शन विधि का उद्देश्य क्या है? किसी प्रक्रिया को करके सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में
विधि के बाद क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता और चर्चा। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग कब प्रभावी होता है? जब वह शिक्षण उद्देश्य से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में तकनीक प्रयोग किसके लिए नहीं होना चाहिए? केवल दिखावे के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में डिजिटल मानचित्र का लाभ क्या है? स्थानों को गतिशील और दृश्य रूप में समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ऑनलाइन स्रोतों का चयन किस आधार पर होना चाहिए? विश्वसनीयता और परिणात्मक प्रमाणिकता के आधार पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सूचना की सत्यता कैसे जांची जा सकती है? अनेक विश्वसनीय स्रोतों से तुलना करके। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्रोतों की तुलना क्यों की जाती है? अलग अलग दृष्टिकोण और विश्वसनीयता समझने के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में तथ्य और मत में अंतर समझना क्यों जरूरी है? तार्किक निर्णय क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रमाण आधारित तर्क क्या है? साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में ऐतिहासिक व्याख्या क्या है? प्रमाणों के आधार पर अतीत को समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास को वर्तमान से जोड़ना क्यों उपयोगी है? ऐतिहासिक घटनाओं की प्रासंगिकता समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अतीत के अध्ययन का वर्तमान जीवन में क्या लाभ है? वर्तमान परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलता है। अगला प्रश्न है, इतिहास में कारणों को अनेक रूपों में देखना क्यों जरूरी है? घटनाओं की जटिलता समझने के लिए। अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण में केवल महान व्यक्तियों पर जोर देने की सीमा क्या है? समान लोगों के योगदान की उपेक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न है, इतिहास में महिलाओं के योगदान का अध्ययन क्यों जरूरी है? इतिहास की व्यापक एवं संतुलित समझ के लिए। अगला प्रश्न, इतिहास में श्रमिकों और किसानों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक इतिहास को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में आदिवासी समुदायों का अध्ययन किस दृष्टि से होना चाहिए? उनके अपने अनुभव और योगदान के संदर्भ में। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में हाशिए के समूह का अध्ययन क्यों जरूरी है? समावेशी सामाजिक समझ के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मौखिक परंपराओं का महत्व क्या है? समुदायों की स्मृति और अनुभव समझने में। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण में पर्यावरण दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? मानव पर्यावरण अंतर संबंध समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किससे जोड़ना चाहिए? मानव जीवन और संरक्षण से। अगला प्रश्न, भूगोल में जल संकट पढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है? स्थानीय जल समस्या का अध्ययन करना। अगला प्रश्न, भूगोल में प्रदूषण पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? स्थानीय कारण और समाधान पर चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में आपदा में प्रबंध शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना। अगला प्रश्न है, भूगोल में जलवायु परिवर्तन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कारण, प्रभाव और समाधान की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न, भूगोल में जनसंख्या मानचित्र का उपयोग किस लिए होता है? जनसंख्या वितरण समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में आंकड़ों का प्रयोग क्या विकसित करता है? विश्लेषणात्मक क्षमता। अगला प्रश्न, भूगोल में ग्राफ पढ़ाने का कौशल क्यों जरूरी है? आंकड़ों की व्याख्या के लिए। अगला प्रश्न, भूगोल क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? किसी क्षेत्र की विशेषताओं को प्रत्यक्ष समझना। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में संस्थाओं का अध्ययन क्यों किया जाता है? शासन के कार्यप्रणाली समझने के लिए। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र में न्यायपालिका पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? मॉक न्यायालय। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में विधायिका समझने का प्रभावी तरीका क्या है? संसद की भूमिका, अभिनय गतिविधि। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में कार्यपालिका का अध्ययन किससे स्पष्ट हो सकता है? वास्तविक प्रशासनिक उदाहरणों से। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में स्थानीय निकायों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? स्थानीय लोकतंत्र समझने के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किस कौशल को बढ़ाता है? राजनीतिक जागरूकता को। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में मीडिया की भूमिका क्यों पढ़ाई जाती है? लोकतंत्र में सूचना की भूमिका समझने के लिए। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र में सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा का लाभ क्या है? नागरिक तर्क का और सहभागिता का विकास करना। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र में अधिकारों की शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र में कर्तव्यों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार नागरिक विकसित करना। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में नैतिक दुविधा पर चर्चा का क्या लाभ है? नैतिक तर्क क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में बहस के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष संचालक की। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन में पक्ष विपक्ष गतिविधि का लाभ क्या है? विभिन्न दृष्टिकोण समझने की क्षमता। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में सहमति बनाना किस कौशल को बढ़ाता है? संवाद और निर्णय कौशल। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में संघर्ष समाधान शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण समाधान की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में कक्षा की दीवारों का उपयोग कैसा किया जा सकता है? मानचित्र समय रेखा और विद्यार्थियों के कार्य प्रदर्शित करके। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय बुजुर्गों का साक्षात्कार क्यों उपयोगी है? स्थानीय इतिहास और अनुभव जानने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में विरासत स्थलों का अध्ययन क्यों किया जाता है? संस्कृति विरासत की समझ और संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में स्मारक भ्रमण से क्या विकसित होता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बोध। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में समुदाय को शैक्षिक संसाधन क्यों माना जाता है? समुदाय वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में समुदाय आधारित परियोजना क्या विकसित करती है? सामाजिक सहभागिता और अनुसंधान कौशल विकसित करता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में स्थानीय समस्या पर परियोजना क्यों उपयोगी है? सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान के लिए पहला कदम क्या है? समस्या की स्पष्ट पहचान करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में समस्या के कारणों का अध्ययन क्यों किया जाता है? प्रभावी समाधान खोजने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में वैकल्पिक समाधान की तुलना क्यों करनी चाहिए? उचित विकल्प चुनने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में चिंतनशील डायरी का लाभ क्या है? विद्यार्थी अपने अनुभव पर विचार करता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सीखने की डायरी विकास किसका परिणाम देती है? विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का लाभ क्या है? समय के साथ प्रगति देखना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में रूब्रिक का उपयोग क्यों किया जाता है? स्पष्ट मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में मौखिक प्रस्तुति का मूल्यांकन किस आधार पर हो सकता है? विषय वस्तु तर्क और अभिव्यक्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में परियोजना मूल्यांकन में प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? सीखने की वास्तविक प्रक्रिया को जानने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में रूट विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? सीखने की कठिनाइयों को पहचानना। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में रचनात्मक शिक्षण कब आवश्यक होता है? सीखने की कठिनाई पहचानने के बाद। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में पुनर्शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिन अवधारणा को बेहतर ढंग से समझना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में व्यक्तिगत भिन्नता को क्यों ध्यान में रखना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से नहीं सीखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में शिक्षक केंद्रित कक्षा की प्रमुख सीमा क्या है? विद्यार्थियों की सक्रियता सीमित हो सकती है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है? विद्यार्थी गतिविधियों और चिंतन में सक्रिय भाग लें। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में अर्थपूर्ण अधिगम कब होता है? जब नया ज्ञान पूर्ण अनुभव से जुड़ता है। पूर्व अनुभव से जुड़ता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सीखने की प्रेरणा कैसे बढ़ाई जा सकती है? रुचिकर और जीवन संबंधित गतिविधियों द्वारा। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में जिज्ञासा का क्या महत्व है? प्रश्न पूछने और खोजने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में खुले वातावरण का लाभ क्या है? स्वतंत्र विचार और प्रश्न पूछने का अवसर देना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में गलत उत्तर को तुरंत दंडित करना क्यों उचित नहीं है? इससे सीखने और सहभागिता में बाधा आ सकती है। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में सकारात्मक प्रतिक्रिया का उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार और आत्मविश्वास बढ़ाना। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में रचनात्मक प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, समय पर और सुधारात्मक। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में शिक्षक को विद्यार्थियों के उत्तर पर केवल सही गलत क्यों नहीं कहना चाहिए? उत्तर के पीछे के तर्क को समझना अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन में तर्कपूर्ण उत्तर को कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? परिणाम और कारण बताने के लिए प्रेरित करके। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में
प्रश्नों की कठिनाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, स्मृति से विश्लेषण और मूल्यांकन की ओर बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में केस आधारित प्रश्नों का लाभ क्या है, ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परिस्थिति आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी है और धारणाओं को जीवन से जोड़ता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में धारणात्मक समझ कैसे जांची जा सकती है, उदाहरण और अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रटने की अपेक्षा समझ क्यों महत्वपूर्ण है, समझा हुआ ज्ञान नई परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में उच्च स्तरीय चिंतन का उदाहरण क्या है, किसी सामाजिक समस्या के समाधान का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निम्न स्तरीय चिंतन का उदाहरण क्या है, किसी तथ्य को याद करके बताना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सृजनात्मक चिंतन कैसे बढ़ाया जा सकता है, वैकल्पिक समाधान और नए विचार प्रस्तुत करवाकर। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में निर्णय लेने की गतिविधि का उद्देश्य क्या है, तर्कपूर्ण विकल्प चुनने की क्षमता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहानुभूति कैसे विकसित की जा सकती है, भूमिका अभियान और विभिन्न जीवन अनुभव पर चर्चा द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक संवेदनशीलता का अर्थ क्या है, दूसरों की परिस्थितियों और समस्याओं को समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में नागरिक जिम्मेदारी कैसे विकसित की जा सकती है, सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक मूल्य सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, कक्षा में उनका व्यवहारिक अभ्यास करके। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में शांति एवं सह अस्तित्व की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सम्मानपूर्वक साथ रहने की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में वैश्विक नागरिकता का अर्थ क्या है, वैश्विक समस्याओं और साझा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अंतिम व्यापक लक्ष्य क्या माना जाता है, संवेदनशील, विवेकशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की प्रभावी कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सक्रिय, समावेशी और चिंतनशील सहभागिता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, विद्यार्थियों को समाज को समझने, प्रश्न करने और जिम्मेदारी से कार्य करने योग्य बनाना। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।